नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में पूछे गए DLED चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ ले, उसका उत्तर अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले, ताकि ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलत ना हो। दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली कई परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुने और हो सके तो आप कॉपी या पेन लेकर बैठ भी सकते हैं और जो समझ में आए नोट करते चले, या फिर इसके सभी फोटोज़ और इस वीडियो के सभी टेक्स्ट www.dledted.in पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर। यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि दिष्ट धारा होती क्या है। दिष्ट धारा वो होती है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है और इसके जो ध्रुवीयता है वो नियत रहती है। इसका जो परिणाम होता है, परिमाण होता है, वो निश्चित रहता है। ये होती है दिष्ट धारा। अब दिष्ट धारा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, टॉर्च। यानी हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो सेल पर निर्भर होते हैं वो दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा टॉर्च। और दोस्तों, ये जो पंखा, टीवी, कूलर, हीटर, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दिष्ट धारा का जो प्रयोग करते हैं जो मुख्यतः सेल पर आधारित होते हैं, जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। ठीक है, याद रहेगा। कई बार ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में, तो इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। यानी चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, वो है आपका लोहा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यानी RBC की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल। यकृत, मस्तिष्क, प्लाज्मा, अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। तंतु यानी फिलामेंट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो वो बना होता है आपका टंगस्टन का। अगला प्रश्न जो है, खनिज और अयस्क से क्या अभिप्राय है। यानी यहाँ पर खनिज और अयस्क की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो खनिज होता है वो कोई पदार्थ जिस रूप में मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, खनिज कहलाता है। खनिज भूपर्पटी पर, समुद्र तल पर और पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं। तो ये आपके हो गए खनिज। अब बात करें अयस्क की, तो अयस्क क्या होते हैं, ऐसे शैल या चट्टान जिनमें कोई धातु अशुद्धियों के साथ पाई जाती है, अयस्क कहलाती है। यानी जब हमने ज़मीन से निकाली कोई चीज़ और उसमें अशुद्धियाँ और धातु दोनों हैं, तो वहाँ पर क्या है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अयस्क। और जब इसी अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है तब हमें जो मेन धातु होती है तब प्राप्त होती है। तो ये आपके सामने होगी खनिज और अयस्क की परिभाषा। अगला प्रश्न है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। देखो, ये प्रश्न बहुत बार आता है, हर बार लगभग हर परीक्षा में पूछा गया। 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थ। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाती, और कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। तो हम सुचालक कह सकते हैं जैसे तांबा, लोहा, चांदी। और अगर कुचालक की बात करें तो हो सकता है आपका प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। ये सब क्या है, ये सब कुचालक हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो जो आपका जंतु जगत है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। हर बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है कि खाद्य जाल क्या होता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़कर
जालनुमा संरचना बनाती है तो उन्हें खाद्य जाल कहा जाता है। बस एक लाइन में आपको परिभाषा लिखनी है और आपको 1 नंबर बड़ी आराम से मिल जाएगा कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़कर जालनुमा संरचना बनाती तो उन्हें खाद्य जाल कहा जाता है। बात करें, अगला प्रश्न है मानव के रक्त वर्ग के प्रकार और उसमें पाई जाने वाली प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो यहाँ पर जो मानव के रक्त वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ग है ए, दूसरा है बी और तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। यहाँ पर प्रतिजन की बात करें तो प्रतिजन जो होता है वो ए में ए होता है, बी में बी होता है, ए बी में ए बी होता है और ओ में कोई एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं होता। इसी तरह प्रतिरक्षी की बात करें, ए में ए, बी में बी और ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कौन से रक्त वर्ग में कौन सा प्रतिजन होता है और कौन सा प्रतिजन नहीं होता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है, कौन सा प्रतिरक्षी नहीं होता। तो यहाँ पर आपने रक्त वर्ग के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए कि सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है और सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा होता है। तो जो ओ है वो आपका सर्वदाता होता है और जो आपका ओबी है वो सर्वग्राही रक्त वर्ग होता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। यहाँ पर विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की परिभाषा अगर हम देखें तो आवेश जब उच्च विद्युत तल से निम्न विद्युत तल की ओर प्रवाहित होता है या गति करता है तो आवेश के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझ गया। विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा क्या है, आवेश जब उच्च विद्युत तल से निम्न विद्युत तल की ओर गति करता है तो आवेश के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और कभी कभी अगर बात पूछ ले कि विद्युत धारा मापी यंत्र को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं ए मीटर। याद रहेगा, ए मीटर होता है विद्युत धारा मापी यंत्र। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, चुंबक के 2 गुण लिखिए। अब चुंबक के 2 गुण कौन कौन से होते हैं आप अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए चुंबक के गुण। चुंबक जो होता है वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। मान लीजिए ये चुंबक रखा हुआ है तो इसके आसपास जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ आएगा, चुंबकीय धातु अगर इनकी इस क्षेत्र में आएगी तो ये चुंबक अपनी ओर उसे आकर्षित कर लेगा। इसके 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक चुंबक रखा हुआ तो एक तरफ इसका होगा नॉर्थ पोल और इस एक तरफ होता है साउथ पोल। असमान ध्रुव वाले चुंबक आपस में आकर्षित होते हैं। मान लीजिए एक ये चुंबक रखा हुआ है और दूसरा एक और चुंबक रख दें, यहाँ पर इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर साउथ। अगर ये इधर वाला एस और इधर वाला एन अगर पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब अगर हम यहीं पर इसके नाम बदल दें, इधर साउथ रख दें और इधर नॉर्थ रख दें, अगर ये दोनों आपस में टच कराए जाएंगे तो ये एक दूसरे की तरफ अपने आप को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, आपस में कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो इसका चौथा है, जो टूटा हुआ चुंबक होता है वो भी स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करता है। अगर मान लीजिए ये आपका चुंबक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टुकड़े होंगे वो भी नॉर्थ और साउथ पोल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिएगा। जो टूटा हुआ चुंबक होता है वो भी स्वतंत्र चुंबक की भांति काम करता है। तो यहाँ पर हमने चुंबक के कम से कम 4 गुण पढ़ लिए। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, यानी फर्स्ट एड कहते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को चोट लगती है और उसके बाद जो उसको तुरंत किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। यानी मान लीजिए अगर उसको चोट लग गई और उसके बाद जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंच रहा है या जब तक डॉक्टर की देख रेख में नहीं पहुंच रहा है तो वो जो टाइम है चोट लगने और अस्पताल तक पहुंचने के बीच का जो टाइम है उसमें उस चोट लगने वाले व्यक्ति का कम से कम नुकसान हो। ऐसा इलाज जो दिया जाता है रोगी को या चोट लगने वाले व्यक्ति को वो प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसका जो उद्देश्य है वो भी आप समझ लीजिए अच्छे से।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? आवर्त तथा वर्ग ये दोनों किससे संबंधित है? ये सारणी से संबंधित है। ठीक है, ये आप समझ गए। सारणी में क्या होता है, इस तरह आपने देखी होंगी सारणी बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो दो चीजों से मिलकर सारणी बनती है वो है आवर्त और वर्ग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त और वर्ग दोनों किसी भी सारणी के अभिन्न अंग होते हैं। इनके बिना सारणी की कल्पना नहीं की जा सकती। आवर्त क्या होता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, यानी जो ऐसे करके होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो इस तरह होते हैं उनको कहते हैं वर्ग। तो यहाँ पर आवर्त क्या होता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। वर्ग की बात करें तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को समूह या वर्ग कहा जाता है। आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि वर्ग और आवर्त क्या हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करो। संक्षारण क्या होता है? कि धातु का खराब होना, उसमें जंग लग जाना, गल जाना, ये क्या होता है? ये संक्षारण होता है। तो यहाँ पर धातु को संक्षारण से बचाने के दो विधियों का उल्लेख करना है। यहाँ पर दो विधियों की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर 3, 4, 5 विधियाँ बताऊँगा, जिससे आपको जो भी आसान लगे आप अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो पहली जो विधि है, पेंट का लेप लगाकर। धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील से बनी हुई कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वो जंग से सुरक्षित रहें। यानी जो पहली विधि है वो हो गई पेंट का लेप लगाकर। दूसरी विधि है ग्रीस या तेल लगाकर। तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकता है। आपने देखा होगा कि नए औजारों में कैंची, चाकू और पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। अब तीसरी जो विधि है गैल्वेनीकरण यानी धातु चढ़ाना। गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते यानी जिंक में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। सीधा 1 नंबर में प्रश्न आता है, गैल्वेनीकरण क्या है? तो गैल्वेनीकरण होता है लोहे या इस्पात की धातु के ऊपर क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा इसकी विधि है विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित नहीं होते। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मिश्र धातु बनाकर, अब धातु का संक्षारण मिश्र धातु बनाकर भी किया जा सकता है। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ गया, स्टेनलेस स्टील जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बताइए मिश्र धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, एक उसमें ऑप्शन स्टेनलेस स्टील का भी है। तो जो मिश्र धातु है वो हो गई स्टेनलेस स्टील। अब ये किन किन से मिलकर बनी है? वो है लोहा और कार्बन से। तो लोहा और कार्बन से जब मिलकर बनती है कोई धातु तो वो मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। उम्मीद करता हूँ ये 5 विधियाँ आपके समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं? आप लिखकर बताइए। तो ये आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं, मतलब अच्छे क्वालिटी के तार लगाए जाएं घरों में। विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही प्रयोग में लाए जाएं।
घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से यानी अर्थिंग से अवश्य किया जाए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं। विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और जो आखिरी पॉइंट है इसका, गीले कपड़ों अथवा गीले हाथों की सहायता से स्विच को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट थे विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर 2 लिखा है, हम इन तीनों के बारे में आपको बता देते हैं ताकि आपको जो भी आसान लगे तो आप वहाँ पर परीक्षा में लिख सकें। देखिए, जैविक घटक के कुल 3 घटक होते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है आपका अपघटक। तो यहाँ पर उन्हीं तीनों की बात की जा रही है। उत्पादक कौन होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। इस कार्य के लिए ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट पर रहता है। यह सभी खाद्य श्रृंखलाओं का प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। यानी जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं पेड़ पौधे। अब बात करें उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ये परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, अर्थात पोषण के लिए तैयार अवस्था में खाद्य पदार्थ अथवा किसी जीव से प्राप्त करते हैं। ये सभी जंतु होते हैं, इनमें किसी प्रकार का ऐसा वर्णक आदि नहीं पाया जाता। खाद्य श्रृंखलाओं में द्वितीय, तृतीय व आदि पोषक स्तरों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिनमें प्रथम स्तर के उपभोक्ता सदैव शाकाहारी और अन्य सभी स्तरों के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो उपभोक्ता होते हैं उनमें भी कई स्तर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो सदैव शाकाहारी होता है। और ये शाकाहारी होता है, ये किस पर डिपेंड होता है? ये टोटल उत्पादक यानी पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अगला जो है अपघटक। अपघटक में क्या है? अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनको सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों तथा उनके अवयवों में बदल देता है, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पादकों अर्थात हरे पौधे के उपयोग के लिए उपस्थित पदार्थों को मूल रूप में पर्यावरण के जल, मृदा तथा वायु में स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए ये जीव मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं अनेक जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा कवक। तो ये इसके अपघटक के उदाहरण है। यानी जो ये होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए अपघटक। तो इस तरह आपने प्रश्न संख्या 17 के तीनों जो पार्ट हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों को पढ़ लिया। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखो। तो अवशेषी अंग आपको पता है, ऐसे अंग जिनका कभी पहले उपयोग होता था, अब उनका उपयोग नहीं होता है, फिर भी वो हमारे शरीर पर मौजूद होते हैं, ऐसे अंग कहलाते हैं अवशेषी अंग। ठीक है, या फिर अवशेषी अंग वो भी हो सकते हैं कि जो पहले होते थे शरीर पर, पूर्वजों के टाइम पर होते थे, लेकिन अब वो हमारे शरीर पर अंग नहीं पाए जाते हैं। वो अंग पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो वर्क है वो टोटली खत्म हो चुका है। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। हमारे शरीर पर 100 से अधिक अवशेषी अंग मौजूद हैं। अब उनमें से किन्हीं 4 के मुख्यतः उनके नाम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव में पाए जाने वाले जो अवशेषी अंग हैं, जैसे कृमि रूप परिशेषिका, निमेषक पटल, पूंछ, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, अक्लदाढ़, त्वचा पर बाल। तो ये मुख्यतः 6 मैंने यहाँ पर बताएं। अब आपको इनमें से जो भी याद रह सके आप याद कर लीजिए। आसान है, त्वचा पर बाल, अक्लदाढ़, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पूंछ, निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका। काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के 18 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है कि आपके लिए जो मैंने यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया है उसका उत्तर आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट,
ओम, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के टेक्स्ट और फोटोज़ डाउनलोड करने के लिए www.dlatted.in पर विजिट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।